सी मेडिसिन है जो कि इमरजेंसी के टाइम यूज होती हैं, साथ ही साथ आपके घर में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है और आपको इन मेडिसिन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब मैं कौन सी इमरजेंसी मेडिसिन की बात कर रही हूँ, जैसे कि आप सब जानते ही हैं आज के टाइम में सबके घर में कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट, हार्ट पेशेंट, किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत सारे लोगों के रहते हैं और कितने सारे लोगों के इन सब कारणों से ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। तो उस ऑन द स्पॉट डेथ को रोकने के लिए आपको कुछ दवाइयों का पता होना चाहिए कि अगर ये दवाइयां हम दे दें तो पेशेंट कम से कम उसकी जान बच जाए और वो हॉस्पिटल तक जाने के लिए बच सके। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। इसी तरीके के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है और मेडिकल फील्ड का अगर आपको इंटरेस्ट है, मेडिकल फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। मेरी सारी वीडियो पॉइंट टू पॉइंट होती है, तो आज भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी। सीधा चलता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। उससे पहले अगर आपने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है जहां पे हम आपको बी फार्म की पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, फटाफट जाके इंस्टॉल करो, साथ ही साथ सीयूईटी के लाइव कोर्स को ज्वाइन करो। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ओके, सो वो कौन सी इमरजेंसी मेडिसिन हैं जो कि मैं बात कर रही थी जो कि आपके घर में अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट है एट्रोपिन। अब एट्रोपिन क्या होती है तो उसके बारे में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। एट्रोपिन का काम क्या होता है, एवी हार्ट ब्लॉक रिस्टोर कार्डियक रेट। देखिए क्या हो जाता है जब कार्डियक रेट का मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियक का मतलब क्या होता है आपका हार्ट। जहां भी आप कार्डियक या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सुने तो वो सिस्टम क्या होता है आपका हार्ट से रिलेटेड होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है आपका ब्लड से रिलेटेड आ जाता है और वो भी किससे कोरिलेट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, क्योंकि हार्ट से ही तो आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड भी वहीं से जा रहा है और ऑक्सीजनेटेड भी वहीं से जा रहा है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। तो एट्रोपिन का क्या काम होता है, जो आपका कार्डियक रेट होता है उसे रीस्टोर करने का काम होता है एट्रोपिन का। उसके बाद है एड्रेनलिन या फिर इफिनेफ्रिन। इनका काम क्या होता है, एड्रेनलिन या फिर इफिनेफ्रिन का, यूज इन कार्डियक अरेस्ट एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूडिंग एनाफाइलेक्सिस। अब देखिए क्या होता है, जो एड्रेनलिन होता है ये कार्डियक अरेस्ट, अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए मतलब एकदम से ऐसा लगे कि आपके चेस्ट में एकदम जकड़न सी हो रही है, तो उस टाइम आप एड्रेनलिन ले सकते हैं। मेनली ये सब किस में आते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में इसलिए आते हैं क्योंकि टैबलेट आप खुद जानते हैं जो टैबलेट है उसका इफेक्ट 1 से 1.5 घंटे के अंदर मिलता है, और वहीं पे जो इंजेक्शन होता है मतलब आपका जो सीधा ही सर्कुलेटरी सिस्टम में दिया जाता है इंजेक्शन, तो वो क्या करता है, वो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। इसलिए जो इमरजेंसी ड्रग्स होती है वो मेनली आपको किस में रखनी चाहिए, इंजेक्शन फॉर्म में ही रखनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो आपका ये दिया हुआ है एनाफाइलेक्सिस, अब देखिए जो आपकी डिजोक्सिन है, थर्ड ड्रग जो है वो है डिजोक्सिन। अब डिजोक्सिन क्या होता है, डिजोक्सिन मेनली आपने देखा होगा फार्माकोग्नोसी के अंदर डिजिटेलिस पढ़ते हैं, डिजिटेलिस के अंदर डिजोक्सिन होता है और जो डिजिटेलिस होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो यूज होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए। उसके अंदर प्रेजेंट होता है डिजोक्सिन। डिजोक्सिन किसमें, आपके हार्ट को जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसकी रिकवरी के लिए, कार्डियक जो अरेस्ट है उसे थोड़ा सा जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके कार्डियक मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, वेन्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उन्हें रिलैक्स करने के लिए डिजोक्सिन का काम होता है। जैसे कि देखिए हार्ट फेलियर में, आर्टियल फिब्रिलेशन में ये यूज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट है आपका पेन किलर्स। अब देखिए पेन किलर्स, वो कौन सी पेन किलर्स है जो कि आपके घर में अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंडीशन हो सकती है, पेन किसी भी कारण हो सकता है। तो कौन कौन सी पेन किलर्स मैं आपको बोलूंगी, तो सबसे पहले तो है पैरासीटामोल। देखिए पैरासीटामोल जो कि क्या करती है, पेन रिलीफर भी है और साथ ही साथ एंटीपायरेटिक भी है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है, एंटीपायरेटिक मतलब पायरेटिक का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद एंटीपायरेटिक ड्रग क्या होती है, जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में यूज आती हैं, वो कहलाती हैं एंटीपायरेटिक ड्रग। ठीक है, तो पैरासीटामोल हो गई, इसमें आप डोलो 500 ले सकते हैं।
उसके बाद है डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक क्या होते हैं? ये होते हैं एनसेड्स। एनसेड्स का मतलब क्या होता है? एनसेड्स का मतलब आपको समझ में आता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। मतलब जितनी भी जैसे कि पेन वगैरह होता है उनमें ज्यादातर एनसेड्स ही दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है यूज टू ट्रीट माइल्ड एंड मॉडरेट पेन। जो नॉर्मल पेन होता है उसे ट्रीट करने के लिए डाइक्लोफेनिक दे सकते हैं, एनसेड्स आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रामाडोल। अब देखिए ट्रामाडोल क्या होता है। ट्रामाडोल ये जो होती है ये एक ड्रग होती है जो कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, यूज टू ट्रीट मॉडरेट टू सर्व पेन। अब देखिए जो ये ड्रग होती हैं ट्रामाडोल, ये जो हाई पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, जब वह बर्दाश्त करने के बाहर होता है वो पेन, तो उस टाइम आप नार्कोटिक एनाल्जेसिक दे सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा बॉडी कैसा अच्छा फील करना स्टार्ट कर दे कुछ टाइम के लिए और उससे ज्यादा पेन भी ना हो। तो उसके लिए आप क्या दे सकते हैं? आप दे सकते हैं ट्रामाडोल, जो कि होती हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? क्या आपको पता है एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? मेडिकल की टर्म में पेन को बोलते हैं एनाल्जेसिया, और एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? जो पेन को रिलीफ दे, पेन में रिलीफ प्रोवाइड करवाए, वो कहलाते हैं एनाल्जेसिक्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है नेक्स्ट आपका ड्रोटावेरिन। ड्रोटावेरिन क्या है? ये जो है ड्रोटावेरिन, ये आपकी एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है, यूज टू ट्रीट रीनल कोलिक एंड एबनॉर्मल पेन। जो कि आपका एबनॉर्मल पेन होता है, ठीक है, उसे ट्रीट करने के लिए डोराटावेरिन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये कुछ इमरजेंसी पेन किलर्स हो गई, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम 5 से 6 गोलियां सारी ही ये आपके घर में अवेलेबल होनी चाहिए, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ये मेडिसिन दे सकें और सीधा आपको वो डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पे कार्डियक ड्रग्स। फिर से कार्डियक ड्रग्स, क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हैं एंजाइना की प्रॉब्लम होगी तो चेस्ट टाइटनेस होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी उसमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हार्ट से रिलेटेड ही मेनली कोई प्रॉब्लम है, वेन्स आर्टरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सब किस पे अफेक्ट करेंगी? आपके हार्ट पे इफेक्ट करती है। तो उसी के लिए कार्डियक ड्रग में ज्यादा यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका एड्रेनालिन। अब देखिए एड्रेनालिन के जो इंजेक्शन होते हैं किसमें? जो कार्डियक अरेस्ट, मतलब एकदम से अगर ऐसा लगे कि हाँ कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि हाँ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है या हार्ट में जकड़न हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है पेशेंट को, तो आप एड्रेनालिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। या फिर कोई भी ऐसी एलर्जी, कभी ऐसा भी हो जाता है कि इतनी भयानक एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है कि जिससे कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है और इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, तो उसमें भी एड्रेनालिन का इंजेक्शन काम आता है और बहुत कारगर साबित होता है। उसके बाद है नोरएड्रेनालिन। अब नोरएड्रेनालिन क्या करता है? यूज टू टेम्परेली करेक्ट प्रोफाउंड हाइपोटेंशन। देखिए अगर किसी को हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब एकदम किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो उसके लिए नोरएड्रेनालिन का जो इंजेक्शन है वो बहुत कारगर साबित होता है। ठीक है, उसके बाद है डोपामिन। अब यूज्ड इन शोक में यूज होता है डोपामिन। अब डोपामिन देखिए क्या होता है। डोपामिन क्या है? आपकी बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, जो एक्साइटमेंट के लिए जाना जाता है। तो डोपामिन में क्या होता है? जब किसी को, जैसे कि शॉक यहाँ पे कहा है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, और एकदम से किसी जानने वाले की डेथ हो गई, तो एकदम से क्या लगता है? शॉक, झटका लगता है, और वो अगर बर्दाश्त करने लायक ना हो तो डॉक्टर क्या देते हैं? डोपामिन का इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि पेशेंट है वो ये फील करना शुरू करेगा कि सब कुछ सही है और उसे एक्साइटमेंट फील होगी, कि खुशी टाइप की, बॉडी से ही एक खुशी का जो हार्मोन है वो रिलीज होगा, जिससे कि उसकी कंडीशन जो है वो रिकवर हो जाएगी इजीली। ठीक है, तो डोपामिन भी आपके लिए बहुत जरूरी है और डोपामिन एक इम्पोर्टेंट टर्म भी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फिर से मैंने ली है कार्डियक ड्रग्स। तो इन कार्डियक ड्रग्स में लिया है यहाँ पे सबसे पहले टोरसेमाइड। अब टोरसेमाइड या फिर फ्यूरेसेमाइड क्या होता है? टोरसेमाइड या फिर फ्यूरेसेमाइड क्या होता है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर, CHF की प्रॉब्लम आपने देखा होगा इंडिया में बहुत ज्यादा
एक COPD की और दूसरा CHF की प्रॉब्लम अब नॉर्मल हो गई है इंडिया के अंदर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एकदम से हार्ट फेल हो जाता है। लीवर डिसीज में और आप किडनी डिसऑर्डर सच एज अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, इस टाइप की जो डिसीज होती है जो कि बहुत सीरियस कंडीशन होती हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लीवर खराब होगा तो धीरे धीरे आपका हार्ट भी बैठ जाएगा, ठीक है, हार्ट खराब होगा, किडनी खराब होगी अगर आपकी, तो धीरे धीरे लीवर को डैमेज कर देगी। तो सारी डिसीज जो ऑर्गन है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिजॉक्सिन, फिर से वही आ गया डिजॉक्सिन, हार्ट फेलियर और एट्रियल फिब्रिलेशन में ये यूज होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नाइट्रोग्लिसरीन या फिर नाइट्रोसिन जिसे बोल सकते हैं, यूज फॉर ट्रीटिंग हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी पेशेंट का एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो जाती है, MI मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, एंजाइना में ज्यादातर चेस्ट पेन होता है, तो इस कंडीशन में ग्लिसरीन का इंजेक्शन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आप एकदम पेशेंट को दे सके और उसे रिलीफ मिल सके और आप डॉक्टर के पास जाके उसका डायग्नोज करवा सके। उसके बाद है नेक्स्ट है आपकी रेस्पिरेटरी ड्रग्स। देखिए रेस्पिरेटरी ड्रग्स भी घर में होनी जरूरी है, ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है। कोविड के टाइम देखा होगा आपने, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर रहा था। जो कोरोना वायरस था वो किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर रहा था। सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत हो रही थी, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा था, ठीक है, तो उसके लिए एट्रोफाइलिन या फिर थियोफाइलिन का जो इंजेक्शन आता है वो होना चाहिए, जो कि ब्रोंकोडायलेटर होता है। अगर आपके ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एक सुकड़ जाए, तो उस टाइम आपको ब्रोंकोडायलेटर देने पड़ते हैं, जिससे कि वो डाइल्यूट हो सके और थोड़ा सा खुल सके। तो उसके लिए जो एट्रोफाइलिन है या फिर आपका थियोफाइलिन है, ये क्या है, ब्रोंकोडायलेटर है। यूज टू ट्रीट सिम्टम एंड ब्लॉकेज ऑफ एयरवे ड्यू टू अस्थमा और अदर लंग डिसीज, जैसे कि एम्फेसाइमा है या फिर आपका ब्रोंकाइटिस है। इस कंडीशन में, इन कंडीशन में ये इंजेक्शन, थियोफाइलिन के इंजेक्शन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए कि जो अस्थमा, अगर आपके घर में अस्थमा पेशेंट है, सांस की बीमारी किसी पेशेंट को है, तो ये इंजेक्शन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन के हैं। आज के टाइम में आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी ऐसी हो गई है, बिल्कुल बहुत बोल सकते हैं कि पहले के जो इंसान थे, जो हम आपके दादा दादी बुजुर्ग होंगे, वो आज भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आज के टाइम की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। क्यों? पोल्यूशन की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, खान पीन की वजह से। तो अंदर के बॉडी के जो ऑर्गन है वो भी, हमारी बॉडी क्या है, एक मशीनरी है, और मशीनरी को आप जिस तरीके का फ्लूइड देंगे, बोल सकते हैं कि जिस तरीके का आप उसे क्या देंगे, जैसे कि आपकी बॉडी क्या है, मशीनरी है, तो जिस तरीके का आप उसे पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे, उसी तरीके से वो क्या करेगी, काम करेगी। अब पेट्रोल डीजल की जगह अगर आप अपनी कार के अंदर पानी डाल देंगे तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। मिट्टी का तेल मिला के डालेंगे अगर पेट्रोल के अंदर, तो वो थोड़ा टाइम तो चलेगी, लेकिन उसका इंजन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसी तरीके से हो रही है ह्यूमन बॉडी, खाना पीना हो गया है बिल्कुल बकवास, इसके कारण ही इतनी सारी बीमारियां हो रही है, इसके कारण ही ह्यूमन बॉडी बिल्कुल कमजोर हो गई। तो उसके लिए कब किसकी जान चली जाए नहीं पता चलता है, इसीलिए अगर घर में आपके किसी भी प्रॉब्लम का पेशेंट है तो उसके लिए इमरजेंसी की आपको एक बैकअप रखना बहुत जरूरी है। तो इमरजेंसी के लिए जो ड्रग्स हैं, जो इंजेक्शन है, वो मैं आपको बता रही हूँ, जो देने के बाद कम से कम पेशेंट 1 से 2 दिन आराम से सर्वाइव कर लेगा, जिसमें कि आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, डायग्नोस करवा सकते हैं। उसके बाद है डेक्सामेथासोन। अब डेक्सामेथासोन का क्या काम होता है? जो डेक्सामेथासोन है कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज्ड टू ट्रीट एलर्जिक डिसऑर्डर। कोई भी एलर्जिक डिसऑर्डर होता है उसे ट्रीट करने में कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज होता है, आप सब जानते ही हैं। स्किन कंडीशन, कोई भी स्किन कंडीशन हो जाए, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो किसी को, आर्थराइटिस, लम्स, उसके बाद सोरेसिस या फिर ब्रीथिंग डिसऑर्डर, इस टाइप की कंडीशन के लिए डेक्सामेथासोन बहुत जरूरी होता है। ये आपके घर में अवेलेबल होना जरूरी है। कम से कम एक इंजेक्शन लाके रख लीजिए घर में, कभी भी किसी को भी इमरजेंसी होती है अगर, क्योंकि 2 साल से पहले तो एक्सपायरी होती नहीं है किसी की, सबको लाके रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए। जब भी अगर किसी को ऐसी इमरजेंसी होती है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपकी फैमिली में हो, आस पड़ोस कहीं भी हो सकती है, तो आप उनकी हेल्प एकदम से कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी है यूज इन एलर्जी। अब देखिए कई टाइप की एलर्जी हो सकती है, आज के टाइम में इतना पॉल्यूशन है और किसी भी टाइप की एलर्जी
हो सकती है पेशेंट को, तो उसके लिए आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए एविल की गोलियां यूज्ड फॉर एलर्जिक कंडीशन सच एज हे फीवर। हे फीवर क्या होता है? हे फीवर आपको पता है क्या होता है? हे फीवर ये सीजनल बोल सकते हैं, सीजनल फीवर होता है। सीजनल मतलब जैसे कि मौसम चेंज हुआ, मोस्टली लोगों को जैसे कि सर्दी से ठंडी आई तो उस टाइम बहुत ज्यादा फीवर देखने को मिलता है, तो ये होता है सीजनल फीवर। हे फीवर मतलब जो नॉर्मल सिम्टम्स वगैरह मिलते हैं। उसके बाद है रनी नोइज। रनी नोइज मतलब नाक बहना, वो भी सीजनल के कारण होता है। इचिंग, स्किन पे कोई भी खाज खुजली हो जाना, किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया तो उस टाइम ये एविल की गोली बहुत अच्छी काम करती है। स्किन पे रैसेस हो जाना किसी भी कंडीशन के कारण, तो तब भी एविल की गोली आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लाके आप रख सकते हैं। एविल का इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए गोलियां ही रखिए, इंजेक्शन ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद है हाइड्रोकोर्टिसोन। अब हाइड्रोकोर्टिसोन का काम क्या होता है? ये भी एलर्जीज के लिए यूज होता है, जैसे कि अर्थराइटिस किसी को है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसमें भी आपका हाइड्रोकोर्टिसोन काम आता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्किन कंडीशन है और ये क्या हो रही है? एलर्जी के कारण अगर हो रही है तो इस टाइम आप ये इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, ये भी इंजेक्शन है, या फिर आप इसके लिए कोई भी जो टैबलेट वगैरह आती है वो लाके रख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि क्योंकि एलर्जी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इसके लिए एक इंजेक्शन और एक टैबलेट लाके अपने पास जरूर रखिए। ठीक है, उसके बाद है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स आपके पास होनी चाहिए। देखिए आप जानते हैं कोई भी नॉर्मल फीवर हो जाता है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसे हो जाता है। अगर सीजनल की मैं बात करूं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो कम से कम वो वायरल इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो 3 दिन से पहले उसका फीवर जो है वो सही नहीं होगा। तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि अगर पेशेंट को कुछ भी होता है, अगर ऐसा लगता है, तो उसके लिए एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दे दीजिए, वो अपने आप घर में ही सही हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगी मोनोसेफ। बहुत बढ़िया है रेगुलर यूज करने के लिए, अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक है। ये इंजेक्शन आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि अगर किसी को फीवर होता है, कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, तो उसे एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन और प्लस पैरासीटामोल की टैबलेट दे दीजिए, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर के पास तो बिल्कुल नहीं ले जाना पड़ेगा। उसके बाद है एमिकासिन या फिर एमिजेक्ट बोल सकते हैं, ये भी इंजेक्शन है। ये अगर कोई ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है उस टाइम है। नॉर्मली आपको अपने घर में मोनोसेफ ही रखना है, ये ज्यादा यूज नहीं करना है एंटीबायोटिक, जब तक आप किसी भी फिजिशियन की सलाह ना ले लें। ये फिजिशियन की सलाह से ही आप यूज करें। उसके बाद है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन भी एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, ये भी हैवी एंटीबायोटिक है, तो इसे भी आप डॉक्टर की सलाह के बिना ना ले। अगर डॉक्टर की सलाह के बिना आपको लेना है तो वो सिर्फ मोनोसेफ आप यूज कर सकते हैं। अगर आराम नहीं लग सकता है 3 से 4 दिन में, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे मोनोसेफ अगर सीजनल फीवर है, प्रॉब्लम है, इस तरीके का लग रहा है, तो आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। मोनोसेफ बिल्कुल सही हो जाएंगे घर में ही। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें जो मैंने बताया है, जेंटामाइसिन जो है ये बहुत ही हैवी इंजेक्शन है, तो ये डॉक्टर की सलाह के बिना आप ना लें। ठीक है, तो ये हो गई कुछ इमरजेंसी मेडिसिन जिनकी जानकारी आपको जरूरी है, ये घर में आपके होना बहुत जरूरी है। मेरी वीडियो देख के इग्नोर मत कर देना, ये सारी मेडिसिन आपके घर में जरूरी है। एक बार ना लाके थोड़ा थोड़ा लाके अपने घर में रखिए। ये जो इंजेक्शन है फ्रिज में रख दीजिए, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। साथ ही साथ ये इंजेक्शन किस तरह इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावेनस है, वो सब अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसके लिए भी मैं वीडियो जरूर बना दूंगी। साथ ही साथ अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं फार्मा फील्ड में, तो उसके लिए आपको इंजेक्शन लगाना जरूर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इंजेक्शन लगाना भी सीख लीजिए, जिससे कि आपके घर में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप इजीली उनका ट्रीटमेंट कर सके। पहले तो आपको टैबलेट्स ही यूज करनी है, लेकिन अगर इमरजेंसी, ये है इमरजेंसी कंडीशन के लिए। और नॉर्मल आपके घर में कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए वो मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि वो मेडिसिन आपके पास होनी ही चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, फटाफट जाके विजिट कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अंत में मैं ये बोलूंगी, हमारे चैनल को विजिट करने के लिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।